मिला मेरा बच्चा एक एक बैट्समैन को समझ के आउट किया, लत नहीं और यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड के मैदान में। म्यूचुअल फंड में खुद से इन्वेस्ट करने का ये इससे कमीशन बन जाता है। यार जबकि मुझे बताना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे गए आप लोगों के प्रैक्टिकल्स? सर अच्छे गए सर, अब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा सर। चलिए, सेकेंड यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई थी। असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दिया है क्लासरूम पे। यस सर, पूछना सर यूनिट फर्स्ट और सेकंड के आप मतलब आपने सारी पीपीटी उस पे अपलोड कर दी है ना? हाँ मैंने उस पर कर दी है। सेकंड और फर्स्ट की पूरी, और उसके मतलब जो वीडियोस थे यूनिट वाइज मैंने डिवाइड कर रखा है। वीडियोस की हाँ मैंने एक ही लिंक दी हुई है यूट्यूब की, उसी पे आपको सारे हाँ वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने उसमें लेक्चर नंबर डाला हुआ है वीडियोस पे, टॉपिक के बदले, ओके क्योंकि सर, हाँ मैंने देखा। नहीं कहता ना हाँ कोई एक टॉपिक 4 उधर जा रहा है कभी बीच में, तो मैंने लेक्चर नंबर डाल दिया इसलिए। ओके ओके। उसमें लेक्चर नंबर से आप सीक्वेंस समझ जाओगे कौन सा लेक्चर कब लगा है। और यस सर। असाइनमेंट अपलोड कर दिए, शॉर्ट टेस्ट अपलोडेड था ही उसी दिन। असाइनमेंट यूनिट 1 में अपलोडेड है। असाइनमेंट 2 अभी परसों ही अपडेट, कल ही किया था मैंने अपडेट, है ना? यस सर, कल आपने अपडेट किए थे वो यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड, और वो यूट्यूब का अपना लिंक। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए अब मुझे ये बताइए, सेकेंड यूनिट में किसी को कुछ डाउट है तो हम डिस्कस करें, नहीं तो आप नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करें। सर आज क्या चाहते हो आप लोग, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करें कि थोड़ा आप सर लोग? एक बार सर रिवीजन करवा दीजिए सर, सब भूल गए सब बच्चे। यस सर, रिवीजन एक बार। सब कंफ्यूजन है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं सेकेंड यूनिट का, सर फिर कल से स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट। ओके सर। थर्ड यूनिट भी बेसिकली डेटा लिंक लेयर का ही कंटिन्यूशन है हमारा, बस उसका थोड़ा और आगे का पार्ट है। अभी हमने सेकेंड यूनिट में पूरे फंक्शंस देख लिए, उसमें एक चीज़ और हम आगे देखेंगे थर्ड यूनिट में, तो डेटा लिंक लेयर ही कंटिन्यूशन रहेगा आपका, है ना? शेयर हो गया स्क्रीन? यस सर, डेटा लिंक लेयर सिलेबस। यस सर। सभी आ गए क्या? इतने ही आए क्या आज आप लोग की क्लास में? यस सर, आज कम ही है, 47 40 के अंदर ही आ रहे हैं। यस सुबह सर। कितने थे? फर्स्ट लेक्चर में 47 थे, फिर सेकंड में सर 43 के करीबन हुए थे, 41, और लास्ट वाला लेक्चर में भी 41 थे। अभी तो केवल 28 ही रह गए बच्चे। यस सर। चलिए सर एक बार रिमाइंडर डाल देते हैं उसमें। ठीक है। चलिए ऑलरेडी 5 मिनट्स हो चुका है, स्टार्ट करते। देखिए सेकेंड यूनिट में हमने, ठीक है,
हमने क्या क्या देखे थे, फंक्शंस देखे थे। सबसे पहले हमने क्या देखा, क्या क्या फंक्शंस डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड करता है, जिसमें हमने देखा कि क्या, सबसे पहले देखा क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा था, अनएक्नॉलेज कनेक्शन लेस सर्विस। क्या होता था अनएक्नॉलेज कनेक्शन लेस सर्विस? ये कनेक्शन लेस बेसिकली क्या था कि पहले से कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं है, आप रैंडमली जो अवेलेबल कनेक्शन है उस पर डेटा को सेंड कर देते हैं। और अनएक्नॉलेज मतलब क्या, रिसीवर की तरफ से आप वेट नहीं कर रहे हो कि रिसीवर बोलेगा कि हाँ मुझे डेटा रिसीव हो गया। एक्नॉलेजमेंट हम किसको बोल रहे थे, वेन एवर ए रिसीवर सेंड से एक्नॉलेजमेंट फॉर द रिसीविंग कि यस आई हैव रिसीव्ड द डेटा, नाउ प्लीज सेंड मी द नेक्स्ट डेटा, ये था एक्नॉलेजमेंट। अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस क्या थी हमारी, कि कनेक्शन भी स्टैब्लिश नहीं है और हम एक्नॉलेजमेंट का भी वेट नहीं करता है रिसीवर। फिर एक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस में क्या था, कनेक्शन तो अभी भी नहीं है लेकिन एक्नॉलेजमेंट का वो वेट करता है कि मेरा डेटा रिसीवर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसका मुझे कंफर्मेशन मिल जाए। ये था हमारा एक्नॉलेज कनेक्शन लेस सर्विस। और थर्ड हमने देखा था नॉलेज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। कनेक्शन भी पहले से डिसाइडेड है कि आपको ये वाला कनेक्शन यूज़ करना है, ये वाला रूट यूज़ करना है डेटा को सेंड करने के लिए, उसके बाद आप एक्नॉलेजमेंट का भी वेट करते हो। तो ये सबसे रिलायबल मेथड है आपका, ठीक है। तो ये तो हमने देखा था ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमारा डेटा लिंक लेयर। फिर नेक्स्ट हमने देखा था फ्रेमिंग। दूसरा फंक्शन क्या था, फ्रेमिंग। फ्रेमिंग मतलब क्या हो रहा है, ब्रेकिंग द बिट स्ट्रीम्स इनटू फ्रेम्स। बिट स्ट्रीम्स मतलब जो ऊपर से पैकेट्स आ रहे हैं, जो हमारा नेटवर्क लेयर से पैकेट मेरे पास डेटा लिंक लेयर के पास आया, हम क्या करते हैं उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। ब्रेक करके जैसे 10 बिट का है तो हमने 5-5 बिट में 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 5 बिट की एक फ्रेम बना दी, दूसरी 5 बिट की दूसरी फ्रेम बना दी। लेकिन हम सिंपली इस तरह से नहीं करते, हम क्या करते हैं कुछ एडिशनल उसमें हेडर अटैच करते हैं, ट्रेलर अटैच करते हैं, है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन बिट्स अटैच करते हैं, ताकि हमारा जब हम फ्रेम को सेंड करें तो फ्रेम सीक्वेंसिंग भी हो सके रिसीवर एंड पे। फिर हम देखते हैं कि तीसरा फंक्शन क्या था इसका, एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल। तो वो भी उन एडिशनल इंफॉर्मेशन के थ्रू ही वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। क्लियर है। तो ये हमने देखा था कि फ्रेमिंग में बेसिकली क्या करते हैं, फ्रेम्स को हम अभी तो डिवाइड कर रहे हैं। और फ्रेम फॉर्मेट क्या होता है बेसिकली, ये पेलोड फील्ड जो होती है वो होता है आपका एक्चुअल डेटा, ठीक है। हेडर क्या कर कंटेन कर रहा है कि सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, के भेजने वाला कौन है और डेस्टिनेशन, जिस डेस्टिनेशन पे जाने वाला है वो कौन है, तो दोनों का एड्रेस स्टोर होता है। ट्रेलर क्या कंटेन करता है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन बिट्स, जो एडिशनल बिट्स हमने देखी थी कि अटैच करते हैं हम डेटा के साथ में वो। फिर फ्लैग क्या बता रहा है, बिगनिंग और एंडिंग ऑफ फ्रेम, ये हमने देखा था। अब फ्रेमिंग में हमने डिफरेंट मेथड्स देखे थे, कितने टाइप्स की फ्रेमिंग होती है। मेन तो हमने देखा था फिक्स साइज और वेरिएबल साइज। फिक्स साइज में हम क्या करते हैं, फ्रेम साइज फिक्स कर देते हैं। जैसे अगर मेरा 10 बिट का ओरिजिनल डेटा है, मैंने 3 बिट की फ्रेम साइज डिसाइड कर दी, तो आपने क्या करा, 3-3 बिट की 3 फ्रेम बनाई। अब अगला जो 1 बिट का डेटा है उसके लिए भी आप 3 बिट का ही साइज यूज करोगे, क्योंकि फिक्स्ड साइज की आप फ्रेम बना रहे हो। और साइज एक बार फिक्स हो गया तो डेटा कम हो तो भी आपको वही साइज लेना है। तो इस केस में प्रॉब्लम क्या होता था, 2 बिट आपके वेस्ट हो रहे हैं जो डेटा के लिए आप यूज़ कर रहे हो। और वेरिएबल साइज में क्या होता है, अगर 10 बिट का मैसेज है, आप उसमें कुछ फ्रेम आपने 2 बिट की कर ली, कुछ फ्रेम आपने 4 बिट की कर ली, कुछ फ्रेम आपने 3 बिट की कर ली। तो वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। और वेरिएबल में एक और चीज़ क्या ऐड हो जाती है, फिर देखिए फिक्स साइज में आपको फ्लैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग और एंडिंग बताने की ज़रूरत नहीं है फ्रेम की, लेकिन वेरिएबल साइज में आपको बताने की ज़रूरत है। फिर हमने इसमें डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स देखे थे फ्रेमिंग में, जैसे कैरेक्टर काउंट मेथड देखा था, कैरेक्टर स्टफिंग मेथड हमने देखा, बिट स्टफिंग हमने देखा था, ठीक है। तो कैरेक्टर काउंट मेथड में हमने देखा था हम क्या करते हैं, जो भी फ्रेम होती है उसके स्टार्टिंग में क्या कर देते हैं, एक काउंट लगा देते हैं। वो काउंट क्या बताता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दैट पर्टिकुलर फ्रेम, और फिर हम उसको सेंड कर देते हैं। क्लियर है सभी को, क्लियर है ना, याद है सभी को, हमने डिस्कस करा था ये सब चीजें। यस कैरेक्टर काउंट। यस सर, ठीक है। कैरेक्टर फिर काउंटेंस का यस सर। अब इसमें ड्रॉबैक क्या हो रहा था कि अगर मेरा काउंट ही चेंज हो जाए, अगर ये काउंट ही बदल जाता था तो क्या होता था गलत मैसेज डिलीवर हो जाता था, होता था ऐसा। यस सर।
ठीक है, तो ये हमने देखा। यस सर। नेक्स्ट फिर हमने देखा था कैरेक्टर स्टफिंग। कैरेक्टर स्टफिंग में क्या हो रहा था कि हम क्या कर रहे थे, अब पिछले वाले मेथड का ड्रॉबैक क्या था, काउंट चेंज हो रहा था। अब इस वाले मेथड में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या लगाते हैं, फ्लैग लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, ये मेरा ओरिजिनल मैसेज था, इसके आगे DLE STX लगा दिया, इसके आगे DLE ETX लगा दिया, मतलब स्टार्टिंग ऑफ टेक्स्ट एंड एंड ऑफ टेक्स्ट। तो ये क्या बता रहा है, फ्रेम का स्टार्टिंग एंड फ्रेम का एंडिंग। उसमें फिर इससे क्या होता था कि हमें जैसे पिछले वाले मेथड में अगर जबकि एक ही डेटा में अगर काउंट बता रहा है 3, तो मेरे 3 कैरेक्टर होना चाहिए, और वो 3 काउंट अगर चेंज होकर 6 हो रहा है तो वो अगले फ्रेम के काउंट को अपने फ्रेम में जोड़ लेता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में और एंडिंग में फ्लैग लगा दिया है। ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ फ्रेम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब इसमें एक और डिसएडवांटेज बस ये था कि अगर आपका जो कैरेक्टर जिससे आप स्टार्टिंग और एंडिंग डिसाइड कर रहे हो, वही कैरेक्टर अगर मेरा डेटा में हुआ, जैसे यहाँ पे DLE 2 बार दिख रहा है, तो हम DLE यहाँ पे भी है और एक DLE यहाँ पे भी है, तो हम क्या करते हैं, फिर उसको एक जगह रिपीट करते हैं, और रिसीवर एंड पे वो रिपीट वाले को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इस तरह से हमने डील करा था। तो ये था हमारा बाइट कैरेक्टर स्टफिंग मेथड। अब नेक्स्ट हमने देखा था इसके बाद बिट स्टफिंग मेथड। बिट स्टफिंग में भी हम वही कर रहे हैं जो कैरेक्टर स्टफिंग में कर रहे थे, बस इसमें थोड़ा सा मेथड चेंज हो गया, फ्लैग का पैटर्न चेंज हो गया। फ्लैग क्या हो गया, 0 1 1 1 1 0 इसमें फ्लैग हो जाता है। और फिर हम डेटा में एक चीज़ और बदलाव करते हैं, क्या कि 5 कंसिक्यूटिव वंस के बाद एक 0 हम अटैच कर देते हैं। यहाँ पे मेरे डेटा में 5 कंसिक्यूटिव वंस के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक 0 अटैच कर दिया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक 0 अटैच कर दिया है, ताकि रिसीवर एंड पे जब वो डेटा पहुँचे, रिसीवर उसको आइडेंटिफाई करेगा, ताकि वो क्या हो सके, हमारे फ्लैग से कंफ्यूज ना हो रिसीवर। अगर हम ये वाला मेथड नहीं करेंगे, 5 कंसिक्यूटिव वंस के बाद 0 नहीं लगाएंगे, तो हमारा रिसीवर कंफ्यूज होकर उसको एज ए फ्लैग कंसिडर कर लेगा, किसको, डेटा को। ये हमने एग्जांपल डिटेल में डिस्कस भी किया था। सारे वीडियोस मेरे जो पुराने लेक्चर के हैं मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया आपके अभी तक के, फर्स्ट और सेकंड यूनिट दोनों के। आप लोग चाहें तो रेफर कर लेना उसको, गूगल क्लासरूम पे लिंक दे रखी है मैंने, सारी PPTs भी अपलोड की हुई है। तो जो भी लेक्चर में, जिस भी लेक्चर में आपको डाउट होता है, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट होता है, तो आप जाके वो यूट्यूब लेक्चर रेफर कर लें। उसके बाद भी अगर डाउट रहता है तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लें, या नेक्स्ट क्लास में पूछ लें, या मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे। तो किसी भी तरह का कुछ भी डाउट है तो सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर उस टॉपिक का, पर्टिकुलर टॉपिक का वापस से रेफ़र करें। फिर अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करें, ग्रुप पे डाल दें, अपने CN वाले ग्रुप पे पर्सनली डाल दें, कॉल कर लें। क्लियर है? ठीक है, तो ये सब हमने Yes, sir. डिस्कस किया था। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारा, फिर हमने देखा था नेक्स्ट जो थर्ड फंक्शन था इसका हमारा डेटा लिंक लेयर का, वो था एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल किस तरह यस से सर, करता है हमारा 1011। तो उसके पहले हमने देखे थे टाइप्स ऑफ एरर। कितने टाइप के एरर देखे थे, 3 टाइप के। सिंगल बिट एरर, जब एक ही बिट चेंज हुई हमारे डेटा में। मल्टीपल बिट एरर, एक से ज़्यादा बिट चेंज हुई। और बर्स्ट एरर। बर्स्ट एरर और मल्टीपल बिट एरर में डिफरेंस क्या था, मल्टीपल बिट में अलग अलग जगह पे बिट चेंज हो रही है, और बर्स्ट में कंटिन्यूस बिट्स यहाँ पे क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। ये डिफरेंस था। बर्स्ट में भी एक से ज़्यादा बिट चेंज हो रही है, मल्टीपल में भी एक से ज़्यादा बिट चेंज हो रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, बर्स्ट में कंजिक्यूटिव बिट्स चेंज होती हैं और मल्टीपल में अलग अलग पोजीशन पे बिट्स चेंज होती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन एरर, टाइप्स ऑफ एरर, फिर हम डिफरेंट टेक्निक यूज़ करते हैं। तो एरर कंट्रोल में बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन। एरर डिटेक्ट मतलब आपको सिर्फ अभी एरर पता करना है कि जो सेंडर ने डेटा भेजा वो जब रिसीवर के पास पहुंचा और रिसीवर ने जब उसको प्रोसेस करा तो क्या उसमें कोई एरर था या नहीं था। ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जब वो डेटा मेरे रिसीवर के पास आया तो उसमें कोई एरर था या नहीं था। और दूसरा क्या है, एरर करेक्शन। एरर करेक्शन क्या बोलता है कि अगर एरर था तो या तो उसको करेक्ट करो या फिर उसको दोबारा से बुलवाओ।
ये हमने आगे देखते, इसमें फिर हमने क्या डिस्कस करा था, फेज। अब एरर कंट्रोल करने के लिए क्या फेज होता है, सबसे पहले आप क्या करो, एरर को पता करो कि एरर हुआ भी है कि नहीं, डिटेक्शन ऑफ एरर। फिर उसके बाद क्या करते हो, आप एक एक्नॉलेजमेंट भेजते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। भाई एरर अगर हुआ भी है तो आप सेंडर को बताओगे कि यस एरर हुआ है, और नहीं हुआ है तो आप बोलते हो कि नहीं एरर नहीं है और डेटा प्रॉपरली रिसीव हो गया। तो आप दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप क्या भेजते हो, एक्नॉलेजमेंट। तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या, कि यस आई हैव रिसीव्ड द डेटा विदाउट एरर, और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मतलब आई हैव रिसीव्ड द डेटा बट विथ सम एरर। फिर उस पर हम प्रोसेस करते हैं, या तो उसको रिसीवर एंड पे करेक्ट करते हैं या फिर उसको रीट्रांसमिशन हम करवाते हैं। रीट्रांसमिशन के भी हमने डिफरेंट केसेस देखे थे, वो अभी मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तब अब सबसे पहली चीज़ हमने देखा एरर डिटेक्शन टेक्निक्स, कि कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं एरर डिटेक्शन के लिए। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ हमने डिस्कस करना था कि यहाँ पे आप देखो एक लाइन लिखा है, फॉर बोथ एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन द सेंडर नीड्स टू सेंड सम एडिशनल बिट्स अलॉन्ग विद द डेटा बिट्स। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट था, एडिशनल इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द डेटा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था ये हमारा, कि आप जब किसी भी बिट को भेज रहे हो, किसी भी डेटा को भेज रहे हो, आप उसके साथ एडिशनल बिट ज़रूर भेजें। ये हमने डिस्कस करा था। क्यों, वरना रिसीवर यस सर। आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि एरर हुआ है मेरे डेटा में या नहीं हुआ है, उसी के थ्रू तो वो आइडेंटिफाई कर पाएगा, है ना। ये हम डिस्कस करा था हमने। उसी बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, हर मेथड अपने अपने तरीके से क्या करता है, एडिशनल बिट्स डेटा में अटैच करता है। और जो बिट्स अटैच होते हैं हम उनको बोलते हैं पैरिटी बिट्स या फिर रिडंडेंसी बिट, एडिशनल बिट्स। चेकसम मेथड में हम उनको चेकसम बिट्स बोलते हैं, सीआरसी मेथड में हम उनको सीआरसी बिट्स बोल रहे थे। तो डिफरेंट मेथड्स में हम डिफरेंट तरीके से बिट्स अटैच करते हैं हमारे डेटा के साथ में। क्यों अटैच करते हैं डेटा के साथ में बिट्स, ताकि रिसीवर एंड पे उन एडिशनल बिट्स की हेल्प से रिसीवर ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारे डेटा, जो डेटा उसके पास आया है उसमें एरर हुआ है कि नहीं हुआ है। क्लियर है। अब हमने कौन कौन से मेथड डिस्कस करे थे, पैरिटी चेक मेथड डिस्कस करा था। पैरिटी चेक मेथड क्या बोलता है कि आप क्या करो, जो भी आपका डेटा है ना, यहाँ पे उन्होंने 7 बिट का एग्जांपल लिया था कि 7 बिट का मेरा डेटा है, उसके साथ आप क्या करो, एक एडिशनल पैरिटी बिट अटैच कर दो। ठीक है, एडिशनल आप क्या करो, एक सिंगल बिट, एक एडिशनल बिट जिसको कि हम पैरिटी बिट बोल रहे हैं, वो आप डेटा के साथ अटैच कर दो। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमने क्या करा, ये मेरा डेटा है 10010111। ठीक है, आपको इस डेटा को भेजना है ए से बी पे, लेकिन आप क्या करते हो, अब एडिशनल पी, अभी यहाँ पे पी है। ठीक है, अब आप डिसाइड करते हो कि इस पी की वैल्यू क्या होना चाहिए। तो वो आप किस बेसिस पर डिसाइड करते हो कि इवन पैरिटी मेंटेन करना है आपको या ऑड पैरिटी मेंटेन करना है। सिंपल पैरिटी मेथड है, आपने डिसाइड किया है इवन या ऑड पैरिटी। ए और बी, ए सेंडर है बी रिसीवर है, दोनों ने डिसाइड करा कि हम इवन पैरिटी फॉलो करेंगे। इवन पैरिटी फॉलो करेंगे का मतलब है कि जो भी आप कोडवर्ड भेजोगे, कोडवर्ड एक और, कोडवर्ड क्या होता है, कोडवर्ड इज डेटा प्लस जो एडिशनल बिट्स आप अटैच कर रहे हो, यही आप भेजते हो। हमने देखा था कोडवर्ड क्या होता है, जो आप डेटा भेज रहे हो वो उसके साथ में जो एडिशनल बिट्स भेज रहे हो उन दोनों को मिला के हम उसको बोलते हैं कोडवर्ड। तो जो कोडवर्ड आ रहा है, क्या उसकी पैरिटी चेक होगी, क्या वो इवन है या ऑड है। ठीक है, तो इवन कैसे चेक करेंगे, जो नंबर ऑफ वंस हैं वो मेरे क्या होना चाहिए, इवन। तो नंबर ऑफ वंस यहाँ कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इसलिए फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पैरिटी को 0 कर देता हूँ। क्लियर है, क्लियर है ना। यस सर। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा या मिस्टेक का डायग्राम में हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, सॉरी, यहाँ पे यहाँ 4 है पे सर। ऑड पैरिटी डिसाइडेड है। यहाँ पे अगर यहाँ पे इवन है
और यहाँ पे ऑड। अब यहाँ नंबर ऑफ वंस कितने? Odd है 2, सर। 3 एंड 4। 1 2 3 4 और होना कितने चाहिए? ऑड होना चाहिए, और 4 तो इवन, Odd है इसलिए हमने इसको 1 कर दिया। अब कितनी हो गई पैरिटी? अब टोटल नंबर ऑफ वंस 5 होगा, यानी कि ऑड। यहाँ पे ऑड पैरिटी डिसाइडेड है, यहाँ पे इवन पैरिटी डिसाइडेड है। क्लियर है? तो ये था सिंपल। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही थी इस वाले मेथड में? डिसएडवांटेज क्या था? डिसएडवांटेज ये था कि आप जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे बिट क्या हुई? 1 से 0, ठीक है। अब इफ देखो, सबसे पहले एरर डिटेक्ट कैसे होता था? यहाँ पे रिसीवर एंड पे क्या हुआ? ये जो 1 था, ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो नंबर ऑफ वंस कितने थे? 3। होना कितने चाहिए? इवन। अगर इवन पैरिटी डिसाइडेड, तो रिसीवर बोल देगा सिंस द पैरिटी इज नॉट इवन, हेंस द डेटा रिसीव्ड हैज एरर्स। क्लियर है? इवन पैरिटी नहीं होने के कारण मैं ये बोलता हूँ कि डेटा में एरर आया। लेकिन अब हमने इसका डिसएडवांटेज क्या देखा था कि अगर मैं कोई मैसेज भेजता हूँ 100100001 और वो मैसेज क्या पहुँचा? 1011 तो 2 बिट अगर फ्लिप हो गई, 2 या 4 या 6, हमने देखा था इवन नंबर ऑफ बिट्स का अगर एरर होता है तो वो क्या करता है? उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि पैरिटी तो इवन ही रहती है ना। आपने भेजा 100101, ठीक है। अभी क्या है इसकी पैरिटी? टोटल नंबर ऑफ वंस 4 है, ठीक है। 4 है। आपने यहाँ पे एक 0 पैरिटी अटैच कर दी। ये मैसेज गया यहाँ पे, ये 2 बिट हो गए 1, ठीक है। मतलब डेटा में तो चेंज हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो जाएंगे? 6। रिसीवर काउंट करेगा नंबर ऑफ वंस, तो उसको क्या दिखेगा? नंबर ऑफ वंस तो इवन है, मतलब इवन पैरिटी मेंटेन हो रही है, यानी कि जो डेटा रिसीव हुआ है उसमें कोई एरर नहीं है। जबकि हमें पता है कि यहाँ पे दोनों बिट्स चेंज हो गई है, एरर हुआ है। तो ये मेथड क्या कर रहा है? इवन नंबर ऑफ बिट्स के एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और ऑड नंबर ऑफ बिट्स के एरर को आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तो कहने का मतलब है कि दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल या ओनली गुड फॉर सिंगल बिट एरर्स, ठीक है। तो ये मेथड इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट था हमारा, इसलिए हमने इसको ओवरकम करने के लिए एक और मेथड क्या देखा था? 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक मेथड। इसमें हम क्या करते हैं? बिट्स को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज कर लेते हैं हमारे मैसेज को, फिर रोज एंड कॉलम्स की हम बिट्स निकालते हैं और उसको डेटा के साथ में सेंड करते हैं। रिसीवर एंड पे रिसीवर भी क्या करता है? जो रिसीव डेटा है उसको बिट्स और कॉलम में अरेंज करता है, सॉरी कॉलम एंड रोज में अरेंज करता है। और अगर कहीं पे कोई एरर होता है तो वो सिंगल बिट एरर को एग्जैक्टली लोकेशन के साथ आइडेंटिफाई करता है और उसको करेक्ट भी कर देता है। देखा था हमने ये एग्जांपल, सभी को याद है? यस सर, ये वाला किया था सर। तो ये वाला तो याद है सर। हाँ, है ना? तो इस और नहीं भी 10011 वाला करना। यस सर। तो रेफर कर लेना वीडियो को, जिसने भी नहीं अटेंड की थी क्लास, अभी अगर अटेंड करना चाह रहा है किसी भी कारण से, पहले की क्लासेस नहीं अटेंड हो पाई थी, तो आप अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगा कि यूट्यूब पे सारे रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे पुराने लेक्चर के, आप उसको रेफर कर लेना, ठीक है। तो सर इसमें एक वो हार्मोनिक मेथड भी था ना सर? हेमिंग कोड मेथड था वो अभी हाँ, हेमिंग कोड, सॉरी हेमिंग कोड, वो सॉरी। एरर करेक्शन, ये वाला एरर करेक्शन किसके लिए है? सिंगल बिट एरर के लिए, ठीक है। अब आगे थर्ड मेथड हम देखते हैं, वो क्या था? चेकसम मेथड। चेकसम मेथड में हम क्या कर रहे थे? इस मेथड में क्या करते थे? हम सारे डेटास को ऐड कर रहे थे यूजिंग बाइनरी एडिशन। हमने देखा था इन सब डेटा को ऐड करते थे, हमारे पास क्या आता था? एक सम आता था, उस सम की हेल्प से मैं एक चेकसम जनरेट करता था। फिर जो मेरे डेटा है, डेटा प्लस जो चेकसम मैंने जनरेट किया है उसको मैं सेंड करता था। सेंड करने के बाद रिसीवर एंड पे वापस से क्या होता था? प्रोसेस होता था। सारे डेटास को मैं वापस से ऐड करता था, एक सम आता था, उसको चेकसम के साथ में मैं ऐड करता था। फिर मुझे एक फाइनल सम मिलता था, उस फाइनल सम को मैं कॉम्प्लीमेंट करता था। अगर ऑल 0 मिल रहे हैं तो मतलब डेटा रिसीव्ड इज विदाउट एरर। ये जो मेथड था हमारा, ये इवन ऑड सारे टाइप्स के एरर को आइडेंटिफाई कर रहा था, इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं।
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट इसकी एडवांटेज भी ज़्यादा है। क्लियर है? फिर इसके बाद हमने एक मेथड और देखा, CRC मेथड। CRC मेथड हमने देखा था। CRC मेथड में क्या बोलते हैं कि जो ओरिजिनल मैसेज है आप उसको क्या करो, एक जनरेटर पॉलिनोमियल गिवन होता है, उससे क्या करो, बाइनरी डिवीजन परफॉर्म करो। कैसे हम परफॉर्म करते थे? सबसे पहले जो ओरिजिनल मैसेज है उसके साथ हम कुछ एडिशनल बिट्स अटैच करते थे। किस बेसिस पे अटैच करते थे ओरिजिनल बिट्स? जो मेरा पॉलिनोमियल गिवन है, इसको हम डिवाइजर भी बोलते थे। जो मेरा पॉलिनोमियल, जनरेटर पॉलिनोमियल या डिवाइजर गिवन है, वो जितने बिट का भी है उससे एक कम बिट, जैसे 4 बिट का है तो 4 माइनस 1, 3 बिट्स, 3 0 बिट्स आप डेटा में अटैच कर दीजिए और फिर उस पर बाइनरी डिवीजन परफॉर्म करिए। हमने देखा था बाइनरी डिवीजन कैसे परफॉर्म करना है, XOR लगाते थे हम यहाँ पे, और फाइनल जो रिमाइंडर आता है उसके, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 बिट्स अटैच किए थे तो रिमाइंडर के भी आप 3 बिट्स लेंगे। कौन से वाले? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। लीस्ट सिग्निफिकेंट मतलब राइट से आप चालू करेंगे तो 1 1 0 बिट्स आप यहाँ पे लोगे और उसको डेटा के साथ में ऐड कर दोगे। तो फाइनली आपको क्या मिलता है यहाँ पे? एक कोड वर्ड। कोड वर्ड क्या कंटेन कर रहा है? डेटा बिट्स प्लस CRC बिट्स जो आपने जनरेट करें, और इसको आप क्या करते हो, रिसीवर एंड पे सेंड कर देते हो। रिसीवर एंड पे अगेन वापस से उस जो ट्रांसमिटेड कोड वर्ड था उस पे अगेन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगर ट्रांसमिशन के टाइम पे यहाँ पे कोई भी बिट चेंज हुई होती, ये 0 से 1 हो गई होती, तो जब आप रिमाइंडर निकालते तो ऑल 0 नहीं आता, तो पता चल जाता है कि ट्रांसमिटेड मैसेज में कोई एरर हुआ है। और अगर रिमाइंडर ऑल 0 आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि कोई एरर नहीं है मेरे मैसेज में, इट इज़ रिसीव्ड विदाउट एरर। क्लियर है? ये था हमारा चारों एरर डिटेक्शन मेथड, ये हमने डिस्कस करे। क्लियर है? ठीक है। यस उसके सर। बाद हमने दूसरी PPT मेरे को ओपन करना पड़ेगी। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, फिर हमने एरर डिटेक्शन मेथड्स हो गई शेयर ना PPT। यस सर। उसके बाद हमने एरर करेक्शन देखा। अब एरर करेक्शन में हम क्या करते थे? एरर करेक्शन के हमने 2 मेथड देखे थे, एक था फॉरवर्ड एरर करेक्शन और एक बैकवर्ड एरर करेक्शन। बैकवर्ड एरर जिसको कि हम बोल रहे थे ARQ टेक्निक, है ना, जिसमें हम क्या करवाते थे, रीट्रांसमिशन, वो हमने बाद में देखा था। पर हमने फॉरवर्ड एरर करेक्शन में एक मेथड हमने देखा था जो हमारे सिलेबस में था, हेमिंग कोड। हेमिंग कोड में हम क्या करते हैं, एक फार्मूला यूज करते हैं। क्या फार्मूला होता है? वो रिडंडेंसी बिट कैलकुलेट करने के लिए 2 to the power r ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस r प्लस 1। जो भी मेरे डेटा, जैसे एग्जांपल से ही मैं बताता हूँ, हेमिंग कोड में हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास क्या गिवन है, 7 बिट्स हैं डेटा के, तो आपने 2 to the power r ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस r प्लस 1 फॉर्मूले से ये कैलकुलेट करते हैं कि मेरे रिडंडेंसी बिट्स कितने होंगे। ये हमने देखा था डिटेल में, इसको तो हमने 2 बार डिस्कस किया था हेमिंग कोड को तो हमने। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को आना चाहिए। नहीं भी आता है तो एक बार वीडियो रेफर करना, और फिर अगर नहीं आता है तो मुझसे डिस्कस करना नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो अभी तो मैं पूरा रिवीजन कर रहा हूँ इसलिए फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ। तो हम क्या करते थे, ओके रिडंडेंसी सर। कितनी होंगी वो कैलकुलेट करते थे, और उनकी पोजीशंस भी डिसाइडेड होती थी। क्या पोजीशन होती थी कि वो 2 to the power पोजीशंस पे ही आएगा। 2 की पावर, जैसे 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। जो भी 2 की पावर पोजीशंस थी उन्हीं पोजीशंस पे ही हम रिडंडेंसी बिट्स को अटैच करेंगे। देखा था ये हमने, ये इसका एग्जांपल था। यस हम सर। क्या करते थे, हर रिडंडेंसी बिट की, जैसे हमने पेरिटी में पेरिटी कैलकुलेट करा, चेकसम में चेकसम कैलकुलेट करा, यहाँ पे भी हम क्या करते थे, बिट्स की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। कैलकुलेट करने के बाद मुझे फाइनल कोडवर्ड यहाँ पे मिलता था और उसको मैं रिसीवर एंड पे सेंड कर देता था।
फिर रिसीवर एंड पे हम क्या करते थे, उसको चेक करते थे कि जो भेजा हुआ डेटा है क्या उसमें कोई एरर है या नहीं है। वो भी हमने देखा था किस तरह से चेक करते थे। क्लियर है? इसको एक बार आप रेफर करना, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसके क्वेश्चन भी आते हैं हेमिंग कोड पे। ठीक है, तो ये हमने हेमिंग कोड डिस्कस करा था। फिर लास्ट में हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी। फिर नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या था, फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में क्या देखा हमने कि स्टॉप एंड वेट दो तरीके से। फ्लो कंट्रोल बेसिकली क्या होता है, सेंडर जिस स्पीड से डेटा को भेज रहा है क्या रिसीवर उसको उस स्पीड से रिसीव कर पा रहा है कि नहीं। तो हमने दो मेथड देखे, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। स्टॉप एंड वेट में हमने क्या देखा था कि सेंडर डेटा को सेंड करता है, सेंडर डेटा को सेंड करता है और फिर कुछ टाइम के लिए वेट करता है। किस चीज़ का वेट कर रहा है वो, एक्नॉलेजमेंट का। जैसे ही उसको एक्नॉलेजमेंट मिलता है वो अगली फ्रेम को सेंड कर देता है, फिर उस फ्रेम का वेट करता है एक्नॉलेजमेंट का, जैसे एक्नॉलेजमेंट था नेक्स्ट का फिर फॉरवर्ड कर देता है। और इस तरह से जब सारा डेटा सेंड हो जाता है तो ट्रांसमिशन को एंड कर देता है और लास्ट में क्या भेजता है, एंड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रेम। सिंपल था ये तो, स्टॉप एंड वेट। नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो क्या बोल रहा था कि आप एक एक करके डेटा मत भेजो, आप एक साथ दो तीन डेटा को भेज दो और दो तीन के एक्नॉलेजमेंट को एक साथ रिसीव करवाओ। ठीक है, जो अननेसेसरी एफिशिएंटली चैनल यूज नहीं हो पा रही थी। आप जब एक चैनल पे तीन डेटा भेज सकते हो तो आप एक डेटा क्यों भेज रहे हो, तो आप एक साथ तीन डेटा भेजो और उसका एक ही एक्नॉलेजमेंट मंगाओ कि तीनों को प्रॉपरली रिसीव कर लिया। ये हमने देखा था स्लाइडिंग विंडो में। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल इस तरीके से हो रहा था। ठीक है, अब इसमें हमने देखा था कि रीट्रांसमिशन किस तरह से होता है यूजिंग ARQ टेक्निक। हमने देखा था कि रीट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। रीट्रांसमिशन हमने कैसे देखा था, एक और शेयरिंग में करता हूं। इसमें हमने ARQ टेक्निक्स देखी थी बेसिकली। ARQ टेक्निक्स क्या बोलती हैं, किस किस केस में आप रिट्रांसमिशन करवाओगे, जब फ्रेम लॉस्ट हो जाएगी, जब फ्रेम डैमेज हो जाएगी, ये रहा। ठीक है, तो स्टॉप एंड वेट ARQ में हमने क्या देखा था, ठीक है। सबसे पहला केस क्या था, रीट्रांसमिशन किस केस में आप करवाओगे, जब आपने जो फ्रेम भेजी थी वो डैमेज हो गई। दूसरी चीज़, जो आपने फ्रेम भेजी थी वो लॉस्ट हो गई। तीसरी चीज़, जब वो उसका एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया। तीनों केस हमने देखे थे। इसमें क्या करता है रिसीवर सेंडर, स्टॉप एंड वेट में तो क्या करता है, यहाँ पे, ठीक है, सेंडर क्या कर रहा है, डेटा को सेंड कर रहा है, फिर उसके एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। जब इसको एक्नॉलेजमेंट मिलता है तब नेक्स्ट वाले डेटा को भेजता है। यही हो रहा था डैमेज फ्रेम में। अगर जैसे ही नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आता यस है तो सर। उस फ्रेम को वापस से रिट्रांसमिट कर देता है। और अगर फ्रेम लॉस्ट हो जाती है तो उस केस में हमने देखा था कि सेंडर क्या करता है, अपने यहाँ पे एक टाइमर चलाता है। क्या करता है, एक टाइमर चलाता है। जैसे ही वो फ्रेम को भेजता है तो टाइमर स्टार्ट कर देता है कि 5 सेकंड में मेरे पास इस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो इसका क्या मतलब है कि या तो फ्रेम लॉस्ट हो गई है या उसका जो एक्नॉलेजमेंट आना था वो लॉस्ट हो गया। तो हम उस केस में क्या करते हैं, फ्रेम को रीट्रांसमिट कर देते हैं। क्लियर है? यस सर। और लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट में भी हम यही कर रहे थे। अगेन टाइमर ऑफ होगा तो वो क्या करता है, फ्रेम को रिट्रांसमिट कर देता है। ये हमने केस, ये स्टॉप एंड वेट में डिस्कस करा था। ऐसे ही सिमिलर केस हमने स्लाइडिंग विंडो में डिस्कस करा था। लेकिन स्लाइडिंग विंडो में दो डिफरेंट केस हमने डिस्कस करे थे। एक था आपका गो बैक एन, एक हमने डिस्कस करा था गो बैक एन ARQ, और एक हमने डिस्कस करा था सिलेक्टिव रिपीट या सिलेक्टिव रिजेक्ट ARQ करा था हमने डिस्कस। गो बैक एन में हम क्या करते हैं कि अगर आपने 3 फ्रेम भेजी है और चौथी फ्रेम डैमेज हो गई, और उस हमने ये केस हम देखे थे,
यहाँ पे, कि उस केस में क्या होता है कि अगर मेरे फ्रेम जो भेजी है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 भेज दी, 1 भेज दी, 2 भेज दी, जब तक उन तीनों का एक्नॉलेजमेंट आता तब तक थर्ड और फोर्थ भी हम भेज चुके थे, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो है, स्टॉप एंड वेट तो है नहीं। स्टॉप एंड वेट में तो जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आता था तब तक हम अगली फ्रेम नहीं भेजते थे, लेकिन स्लाइडिंग विंडो में हम फ्रेम को भेज देते हैं, एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं करते हैं। तो आपने क्या करते हैं, एक लिमिट तक हम क्या करते हैं, 3-4 फ्रेम एक साथ भेज देते हैं, फिर एक्नॉलेजमेंट मंगवाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जब तक वो दूसरी फ्रेम तो भेजी, अब सेंडर ने क्या करा, इन 3 फ्रेम का तो एक्नॉलेजमेंट भेज दिया, अब थर्ड और फोर्थ का जब तक वो जा चुकी थी और इसका आया था नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, थर्ड फ्रेम को उन्होंने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजा था कि मुझे थर्ड वाली फ्रेम प्रॉपरली रिसीव नहीं हुई, लेकिन सेंडर फोर्थ और फिफ्थ को भेज चुका था। तो रिसीवर क्या करेगा, उसको डिस्कार्ड कर देता। ये हमने देखा था गो बैक एन वाले केस में। सिलेक्टिव रिपीट में क्या हो रहा था, इसी केस का एडवांटेज क्या, सिलेक्टिव रिपीट में क्या हो रहा था कि जो पर्टिकुलर फ्रेम अगर डैमेज हो रही है, अगर पर्टिकुलर फ्रेम डैमेज, पर्टिकुलर फ्रेम का नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आया है, तो आप उस पर्टिकुलर फ्रेम को ही रीसेंड कर रहे थे, ना कि उसके बाद जितनी भी भेजी गई है। क्लियर है? यस सर। तो Yes, sir. ये सारे केसेस हमने डिस्कस करे, डिटेल में डिस्कस किया था इन सभी मेथड्स को हमने। यस सर। अब नेक्स्ट वाली जो हमारी थर्ड यूनिट रहेगी, उसमें अब हम डिस्कस करेंगे मैक लेयर प्रोटोकॉल्स। बेसिकली जब ट्रैफिक होता है किसी चैनल पे, कंजेशन कंट्रोल, अलोहा, CSMA/CD, हम जो डेटा लिंक लेयर के 2 सब लेयर होते हैं, एक होता है मैक लेयर और एक होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। तो उनके फंक्शंस हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? ठीक है, तो थर्ड यूनिट में भी आपका थोड़ा पार्ट डेटा लिंक लेयर का ही। थर्ड यूनिट में बेसिकली डेटा लिंक लेयर ही, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है, और फोर्थ यूनिट में फिर आपका नेटवर्क लेयर आएगा। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन हो गया Yes, पूरा sir. सेकंड यूनिट का आज। इसमें कुछ भी अगर आप यस सर। टॉपिक में डाउट है तो आप लोग उसको रेफर कर लेना, यूट्यूब पे मैंने सारे अभी तक के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। और असाइनमेंट आप लोगों को सबमिट करना है, 15 अक्टूबर मैंने लास्ट डेट दी है। 2 उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन Yeah. है, Yes, sir. के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, चलिए ओके सर। कैमरा ऑन कर लीजिए। थैंक यू सर। चलिए, ठीक है, एंड कर दूं मीटिंग। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैक लेयर एंड लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे सर। Have a थैंक यू nice सर। day, sir. गुड डे सर।